हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स गाइस, मैं आपको बता दूं, जो आपकी क्लास 9th की न्यू वाली एनसीईआरटी चल रही थी लोकतांत्रिक राजनीति, उसका लेसन 4 चल रहा था और लेसन 4 का मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर कंप्लीट कर दिया था। तो उसका आज आपका तीसरा लेक्चर यानी कि थर्ड लेक्चर चलने वाला है। और थर्ड लेक्चर में आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि आपके इस लेसन में मतलब लेसन 4 में कुछ पॉइंट्स थे, तो उस पॉइंट्स को पढ़ाने के बाद भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बचे थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उस पॉइंट्स को लिखा है। सबसे पहले आप उस पॉइंट्स को समझ लीजिए कि आज हम लोग इस तीसरे लेक्चर्स में किस पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट्स है, क्या पॉइंट्स ये कह रहा है कि हमें आखिरकार संसद की आवश्यकता क्यों है। क्या बगैर संसद के एक देश नहीं चल सकता? क्या बगैर एक संसद के कानून नहीं बनाया जा सकता, है ना। तो ऐसे बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं, ऐसे बहुत से क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं इन प्रश्नों के समक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट्स यही है कि आखिरकार हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है, हमें क्या किसी भी देश के लिए संसद की आवश्यकता क्यों होती है। सही बात है, अगर आप कहीं के भी संविधान के बारे में पढ़ोगे, किसी भी देश की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ोगे, तो आपको वहाँ पे संसद नाम सुनने को मिलेगा। और संसद नाम सुनने को मिलेगा तो उसके अंतर्गत आपको ये देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा कि उसमें सदन कितने हैं, क्या कार्रवाई होती है, कानून कैसे बनाए जाते हैं, उसके अंतर्गत क्या व्यवस्थाएं उसके अंतर्गत की गई हैं, कितने कितने सदन होते हैं, उन सदन के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, उसमें कितने लोग सम्मिलित होते हैं। तो ये सारी बातें उसमें खड़ी हो जाती हैं, सारे प्रश्न उसमें खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिरकार हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है, हमें क्या किसी भी देश को संसद की आवश्यकता क्यों होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिख दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसे समझने में। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट्स को समझाने के बाद मैं कुछ इस पॉइंट्स के बाद में कुछ लिख कर समझाऊंगी, वो क्या है मैं आपको भी स्पष्ट करती हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट्स मैंने क्या लिखा है उस पर गौर करते हैं। बात ये है कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा, आप पहले ये समझ लो आखिरकार हमें संसद की आवश्यकता होती क्यों है ना। तो इसी पॉइंट्स को मैंने लेकर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है। क्या लिखा है कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। सबसे पहले तो यहाँ जब बात आया कि आखिरकार संसद की आवश्यकता होती क्यों है, तो मैंने यहाँ कहा कि आखिरकार संसद कहते किसे हैं। भाई, जिस पे बात की जा रही है सबसे पहले आपको वही समझना है ना। जैसे मैंने कहा कि मैं एक पेन का यूज कर रही हूँ, तो सबसे पहले आप समझोगे नहीं कि आखिरकार इस पेन का निर्माण कैसे हुआ, है ना। आप कोई भी मान लो, कोई भी आप फल खाते हो, जैसे मान लो आप आम खा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या जानने का प्रयास नहीं करोगे, उसके प्रति जिज्ञासु नहीं बनोगे कि आखिरकार ये आम का पेड़ होता कैसा है, किस तरीके से दिखता है, इसका पत्तियां कैसी होती हैं। बताइए, किसी भी चीज़ के प्रति जिज्ञासु बनोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो। ये लाइफ का रूल होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है। तो सबसे पहले आप जिसके बारे में बात कर रहे हो, जब भी आप लाइफ में पढ़ाई या कोई भी चीज़ करते हो, तो आप उसके बाद आपका उसके लिए कुछ, आप जिसके लिए काम कर रहे हो, तो क्या आप उसे भूल जाओगे? नहीं ना। कहने का मतलब ये है, अगर जो अर्थशास्त्री होते हैं, अगर वो अर्थशास्त्री जो होते हैं, अगर वो कोई परिभाषा भी देते हैं ना इकोनॉमिक्स को लेकर के, तो उनका उससे उस परिभाषा को व्यक्त करने से पहले वो उस वस्तु के बारे में जान लेते हैं जिसको वो व्यक्त करना चाह रहे हैं, जिस वस्तु के बारे में वो अपने शब्द को व्यक्त कर रहे हैं। सबसे पहले उस वस्तु की, जैसे मान लो अगर मैं बोल दूं कि आप मुझे एक पेन की परिभाषा दो, तो सबसे पहले आप इस पेन को पूरा डिटेल्स में समझोगे कि इस पेन को, इसका विधि निर्माण, इस पेन को बनता कैसे है, इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें लगाई जाती हैं, वो सब चीज़ें जानने के बाद आप इसका परिभाषा बना पाओगे। ठीक है, तो यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि बात यहाँ पे जिस पर हो रही है, संसद पर हो रही है, तो सबसे पहले आप ये नहीं जानोगे कि संसद कहते किसे हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की, निर्वाचित मतलब चुने हुए लोग। यहाँ पे जो मैंने लिखा है, क्या निर्वाचित प्रतिनिधि मतलब चुने हुए लोग की जो मंडली होती है, आप उसे समझो। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधि की राष्ट्रीय सभा, अब यहाँ पे देखो, जो चुने हुए लोग होते हैं उन्हीं लोगों की एक राष्ट्रीय सभा होती है, मतलब एक राष्ट्रीय स्तर पे बैठक होती है। राष्ट्रीय स्तर पे एक समूह, एक गाँव, एक नगर, इस स्तर पे नहीं, एक राष्ट्रीय स्तर पे बात हो रहा है जिसमें पूरे भारत देश की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। बिल्कुल सही, आप इतना आसानी से समझ सकते हो दोस्तों। क्या यहाँ पे भारत में आप ऐसे, जैसे आपसे कोई पूछे कि आप संसद किसे कहते हैं, बता दीजिए मुझे,
तो आप यहाँ ये नहीं कहोगे कि हाँ वो संसद मिलकर किससे किससे बना है। सबसे पहले तो आपको संसद की परिभाषा देनी होगी, मतलब संसद आखिरकार कहते किसे हैं। तो आपको यहाँ बताना होगा कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की जो राष्ट्रीय सभा होती है उसी को कहा जाता है संसद। हो गया क्लियर? तो यहाँ पे जान गए कि संसद, आखिरकार संसद कहते किसे हैं। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को ही होता है। अब दूसरा भी बात आप उस व्यक्ति को स्पष्ट कर सकते हो जो आपसे सामने वाला पूछ रहा है कि संसद कहते किसे हैं। सबसे पहले तो आपने उसे बता दिया कि संसद कहते किसे हैं। दूसरा आप उसे ये भी बोल सकते हो कि किसी भी देश में, वो मतलब किसी भी देश में, चाहे वो अमेरिका देश हो या कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो या भारत हो या रूस हो, कोई भी देश हो, आप यहाँ बात समझो, कोई भी देश हो, मतलब किसी भी देश में कानून बनाने का। देखो किसी भी देश में, ऐसे आपसे कोई पूछे कि किसी भी देश में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, तो दोस्तों आपको बताना है कि किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार, वो भी अधिकार नहीं, सबसे बड़ा अधिकार की बात कर रहा है। क्या सबसे बड़ा अधिकार किसके पास होता है? वो संसद के पास होता है। ठीक है, वो संसद के पास होता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स क्लियर हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि आधुनिक लोकतंत्र में, मतलब आधुनिक लोकतंत्र मतलब समझते हो, जो आज हमारे यहाँ शासन व्यवस्था है। आधुनिक मतलब आज, और लोकतांत्रिक मतलब जो शासन व्यवस्था चल रही है, मतलब लोगों का शासन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आधुनिक लोकतंत्र में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल, हमारे मतलब इसकी पॉइंट्स को कहने का मतलब ये है कि आधुनिक मतलब आज की डेट में, लोकतांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी कि लोगों का शासन, इसमें मतलब इस पद्धति में, शासन प्रणाली में जो संसद होती है, संसद वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब निभाती कैसे भूमिका अपना, हम वो भी आगे बताएंगे, लेकिन पहले यहाँ पे जो पॉइंट्स है उसे तो हम पूरा पढ़ लें। यहाँ पे क्या लिखा है कि आधुनिक लोकतंत्र में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अधिकांश बड़े देशों, यहाँ क्या कह रहा है कि अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका और अधिकारों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सच है। अब है कैसे, मैं आपको आगे बता रही हूँ। ठीक है, हिस्सों में बांट दिया है। इन्हें चेंबर या सदन कहा जाता है। किसे चेंबर कहा जाता है, किसे सदन कहा जाता है तो मैं आपको ये भी बताऊंगी अभी आगे। तो ठीक है, आप समझे कि आधुनिक लोकतंत्र में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल, क्या निभा नहीं रहा है? आज हमारे यहाँ जो कानून बनता है वो कहाँ बनता है? विधायिका, व्यवस्थापिका, वो है कहाँ? संसद ही तो है, जहाँ पे चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, वही तो कानून बनता है ना। तो वही कह रहा है कि आधुनिक लोकतंत्र में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल निभाती है। और यहाँ क्या कह रहा है कि अधिकांश बड़े देश, जो यहाँ पे अधिकांश बड़े देश हैं, बड़े देश मतलब जैसे कि भारत हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, कनाडा हो गया, जो भी देश हैं, जो भी बड़े देश हैं, उन अधिकांश बड़े देशों ने क्या किया है, जो उनके यहाँ जो संसद है, उस संसद की भूमिका को, यानी संसद की जो भूमिका है, जो अधिकार है, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया है। और उसी 2 हिस्सों को कहा जाता है चेंबर या सदन। समझे आप? जब आप भारत की शासन व्यवस्था को पढ़ोगे तब आपको वहाँ पे मिलेगा लोकसभा, राज्यसभा, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन विकसित है, कौन नहीं, किसका कार्यकाल, ये सारी चीज़ें उसमें आपको मिलेगी। और वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा सदन यानी चेंबर। मैं आपको एक बार नहीं 1000 बार बोल चुकी हूँ कि सदन यानी कि देखो 2 सदन है। अच्छा, मैं आपको आगे बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ भी समझो आप इस पॉइंट्स को भूमिका जो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अधिकांश जो बड़े देश हैं, जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, कनाडा हो गया, अधिकांश बड़े देशों ने क्या किया है, अब उनके यहाँ जो संसद है, संसद की भूमिका और अधिकारों को 2 हिस्सों में बांटा है। और भारत में भी पद्धति चल रही है। भारत में क्या जो संसद है, क्या उन्होंने यहाँ पे जो संसद की जो भूमिका है, वो संसद की भारत देश ने भी संसद की भूमिका और अधिकारों को 2 हिस्सों में बांटा है, 2 हिस्सों में। और उसी 2 हिस्सों को चेंबर या सदन कहा जाता है, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो ये जो पद्धति है ये भारत में लागू है, ये चल रही है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि भारत से हट के हम बात कर रहे हैं, नहीं, इसमें भारत भी शामिल है। तो मैं आपको ये बता दूं, अब यहाँ बात ये आ रही है 2 सदन की ना, तो हम थोड़ा सा संसद पे गौर कर लेते हैं। 2 सदन वाली व्यवस्था। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो सार्वजनिक मसले होते हैं और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस जो किया जाता है, उस बहस को करने का अधिकार भी संसद के पास ही होता है। ठीक है, संसद किसी भी मसले में सूचना मांग सकती है। बिल्कुल, अगर संसद किसी भी प्रकार का सूचना मांग सकती है, किसी से भी। ठीक है, क्योंकि उसके पास तो जो सार्वजनिक नीतियाँ होती हैं, जो सार्वजनिक
क्या होती है, बातें होती हैं, निर्णय लेने का जो कार्य होता है वो संसद ही करती है। तो बिल्कुल जब वही कर रही है तो किसी से भी जवाब मांग सकती है ना। तो ये सारे जो अधिकार होते हैं संसद के पास होते हैं। अब मैं आपको आगे बता दूँ संसद वाली थोड़ा सा व्यवस्था, जिसे चेम्बर या सदन कहा जाता है। तो किसे चेम्बर और किसे सदन कहा जाता है, तो थोड़ा सा ये वाला बात जो है इस पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन मैंने पूरा नहीं बताया है और मैं आज भी पूरा नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब मैं आपको आगे लक्ष्मीकांत पढ़ाऊंगी तो उसमें काफ़ी विस्तृत जानकारियाँ होंगी। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ मैं शॉर्ट में आंसर दे रही हूँ, आप समझो। यहाँ पे जैसे हो गया संसद, ठीक है, ये हो गया क्या, संसद, जिसके बारे में बात की जा रही है। पॉइंट्स तो यही चल रहा है ना कि संसद है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया संसद। अब देखिए ये संसद जो है, मैंने क्या कहा कि अधिकांश जो बड़े देश हैं, आपने अभी पढ़ा ना, जो अधिकांश बड़े देश हैं जैसे रूस, अमेरिका, कनाडा, भारत, ठीक है, जो अधिकांश बड़े देश हैं उन्होंने क्या किया है कि अपने यहाँ जो संसद की शक्ति है उसको उसको दो वर्गों में, दो भागों में बांटा है। अब कैसे, और उसी कैसे बांटा है, जैसे कि हमारे यहाँ जैसे कि हो गया लोकसभा। आप ये समझो कि भारत में संसद की जो शक्ति है, जो भूमिका है, अधिकार है, उसको दो भागों में बांटा है। वो दो भाग कौन से हैं, तो हो गया लोकसभा, दूसरा हो गया राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। अब आप देखो, अब यही समझो कि जैसे हो गया भारत, क्या भारत हो गया एक देश। आप जान रहे हो कि भारत क्या है, भारत एक देश है। और भारत ने क्या किया है कि भारत में जो संसद की शक्तियां हैं उसको दो वर्गों में बांट दिया है, दो सदन में। कौन से सदन, लोकसभा और राज्यसभा। अब आप कहोगे यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय जी हैं, लेकिन उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे दो लोग की बात कर रहे हैं ना, तो पहले हम ये दो लोग को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लोकसभा, भारत देश अपने यहाँ जो संसद की व्यवस्था है, संसद के अधिकारों को, संसद की शक्तियों को दो भागों में बांटा है, यानी कि दो सदन में बांटा है, लोकसभा और राज्यसभा। अब थोड़ा सा हम इस पे गौर कर लेते हैं, लोकसभा पर और राज्यसभा पर। तो बातें मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि जो लोकसभा है, अब इसके बारे में आप ये समझो, लोकसभा के बारे में कि लोकसभा जो इसका, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है ना। हम आपको आगे अच्छे से बताएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं कि लोकसभा में देखो, जब मैं यहाँ पे लोकसभा का पॉइंट्स उठाई, हाँ मैंने आपको एक बात और बताया था कि जिसे चेम्बर या सदन कहते हैं ना, तो बिल्कुल यहाँ पे देखो, अब ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा, तो आप इसे चेम्बर बोल सकते हो, या इसे सदन भी बोल सकते हो। और जैसा कि बोला भी जाता है, राज्यसभा, लोकसभा, सदन, ठीक है। और इसे क्या, इसको भी बोल सकते हो चेम्बर या सदन। अब तो डाउट क्लियर ना। अब देखो, चाहे आपको पूछा जाए कि लोकसभा चेम्बर या बोला जाए आपको लोकसभा सदन, तो अगर चेम्बर भी आ जाएगा नाम सुनने को, तो अभी आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सदन को ही चेम्बर कहा जाता है ना। तो यहाँ पे तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो लोकसभा का चुनाव होता है, ये कैसे होता है, तो जानते हो कि जो लोकसभा का चुनाव होता है, ये क्या होता है, ये प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। ये मतलब लोकसभा का जो चुनाव होता है ये प्रत्यक्ष। देखो मैंने आपको दो पॉइंट, पहले तो ये एक पॉइंट बताया, फिर दूसरा पॉइंट है, समझते चलो। लोकसभा जो है इसे चेम्बर या सदन कहा जाता है, और यहाँ पे इसका चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है। और यहाँ पे जो राज्यसभा है इसको भी चेम्बर या सदन कहा जाता है, और इसका जो चुनाव होता है, ये अप्रत्यक्ष होता है, मतलब इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अब थोड़ा सा हम गौर करते हैं कि इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। तो यहाँ पे इनका जो कार्यकाल होता है, क्या कार्यकाल, ठीक है, इनका जो कार्यकाल होता है जानते हो कि ये 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का होता है ना। और यहाँ पे जो राज्यसभा का चुनाव कार्यकाल होता है, ये रही तो इसकी फर्स्ट पॉइंट, नो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है।
इसका जो चुनाव होता है, इसका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल राज्यसभा का, ये होता है 6 वर्ष का। ठीक है। और लोकसभा को एक पॉइंट्स और याद रखना, चौथा पॉइंट्स, कि लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ द पीपुल है। और ठीक यहाँ पे राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। ओके। और यहाँ पे आप लोग समझे। और एक बात याद रखना कि जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या है वो 552 करके है यहाँ पे, इसको भी याद रखना। और मैं आपको कुछ बता दूं तो जैसे कि हाँ आप जानते, हाँ एक बात और समझो आप, पॉइंट्स नंबर 5 ये है कि मैंने इसमें बताया कि हाउस ऑफ द पीपुल। ठीक है, आप समझ जाना। हाउस ऑफ द पीपुल कहते हैं, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। ठीक है, इसे हाउस ऑफ द पीपुल कहते हैं लोकसभा को, और इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, समझ जाना। फिर नंबर 5 क्या है, मैं आपको ये बता रही थी इसमें कि लोकसभा जो है समझ गए आप लोग। देखो पॉइंट्स याद रखो, मैंने इसमें आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे ध्यान रखो कि जो लोकसभा होता है, लोकसभा को चेंबर या सदन भी, हाँ ये मैं आपको 6 पॉइंट नंबर बोल रही थी, क्या मैं भूल गई थी, याद आ गया मुझे। पॉइंट्स नंबर 5 ये है कि यहाँ पे लोकसभा जो होता है इसका हाँ ये कभी ये जो होता है ये अस्थायी होता है। ठीक है, ये अस्थायी होता है। और जो यहाँ पे राज्यसभा होता है ये अस्थायी होता है। इसके बारे में भी थोड़ा उसमें जानकारी डिटेल से मैं आपको आगे बताऊंगी, थोड़ा समझ लो यहाँ पे कि अस्थायी और अस्थायी क्यों होता है। मतलब लोकसभा अस्थायी, जबकि यहाँ पे डायरेक्ट चुना जाता है, फिर भी ये अस्थायी होता है, और यहाँ पे ये अस्थायी होता है राज्यसभा। क्यों? तो क्योंकि जानते हो कि जो लोकसभा का चुनाव होता है वो डायरेक्ट होता है, यह तो पता है आपको। और यहाँ पे जो लोकसभा होता है ये कभी भी विकृत हो सकती है, मतलब ये कभी भी भंग हो सकती है। जबकि जो राज्यसभा होता है ये कभी भी भंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं वो एक क्या होते हैं, वो 2-3 वर्ष के बाद क्या होते हैं मतलब अगर मान लो कि यहाँ पे अगर जितनी मतलब जैसे इस एग्जांपल समझो, जैसे कि अगर जान लो कि ये राज्यसभा हो गया, और राज्यसभा में अगर मान लो 2 व्यक्ति का सीट खाली हो रहा है तो उसमें 2 व्यक्ति फिर से आ जाते हैं, तो इसलिए कभी भी क्या होता है, भंग नहीं होता है। तो इसलिए इसे कहा जाता है अस्थायी सदन। किसको? राज्यसभा को। और इसको कहा जाता है उच्च सदन, इसको कहा जाता है निम्न सदन, इसको कहा जाता है पहला सदन, इसको कहा जाता है दूसरा सदन। ठीक है, तो आप इस नाम से भी जानते रहना, क्योंकि इससे भी एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, और अब मैं बात कर लेती हूँ थोड़ा सा राष्ट्रपति पर, कि यहाँ पे भाई 3रे नंबर पे आते हैं। लेकिन देखो ये सब समझने के बाद मैं यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय जी को ला रही हूँ। क्यों? क्योंकि उनका भी जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि वो भी इसके क्या है, एक अंग है ना, वो भी इसके अंग है। लेकिन एक बात और याद रखने वाली है इसमें, क्या मैं आपको बता रही हूँ आगे। देखिए राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद का हिस्सा तो जरूर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो इसके अंग होते हैं। क्या? राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद के अंग तो होते हैं, बिल्कुल वो संसद के हिस्सा तो होते हैं, लेकिन वो सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते। आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि वो जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद का तो हिस्सा होते हैं, संसद का सदस्य होते हैं, परंतु वो संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होते हैं, ना ही लोकसभा के और ना ही राज्यसभा के। समझे आप? और यहाँ पे देखिए क्यों? क्योंकि इसलिए देखिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होती है। तो यहाँ पे ये समझो कि राष्ट्रपति महोदय जी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य तो नहीं होते हैं। तो इसीलिए तो इनकी क्या ली जाती है, कोई भी कानून, कोई भी चीज़ करने से पहले, लागू करने से पहले इनका सलाह लिया जाता है, इनका सिग्नेचर लिया जाता है, इनकी मंजूरी ली जाती है राष्ट्रपति महोदय जी की। तो इसलिए इनका रोल सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट देखने को मिलता है, जब कोई भी विधेयक इन दोनों सदनों में से पारित हो जाता है, लेकिन वो लास्ट में आके कहाँ पे रुकता है, राष्ट्रपति महोदय जी के पास।
तब इनकी भूमिका जो होती है वो ज़्यादा दिखती है, ठीक है, तभी ये महत्वपूर्ण होते हैं, अन्यथा ये संसद के दोनों सदनों में से क्या होते हैं, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। कौन? राष्ट्रपति महोदय जी। राज्यों के संबंधों में राज्यसभा को कुछ मतलब कि विशेष अधिकार दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए अब मैं बात करूं कि राज्यों के संबंध में ये बात है कि राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, और ऐसा नहीं है कि लोकसभा को नहीं दिए गए हैं, नहीं, लोकसभा का भी भूमिका आप देख सकते हो। देखिए अगर यहाँ पे जो धन विधेयक होता है, अगर देखोगे आप ना, तो यहाँ पे मान लो इनको राज्य के संबंध में विशेष शक्तियाँ दी गई हैं। किसके? राज्य के संबंध में, ठीक है, राज्य के संबंध में इनको विशेष शक्तियाँ दी गई हैं। किसको? विशेष, ठीक है, विशेष शक्तियाँ दी गई हैं। किसको? राज्यसभा को। परंतु यहाँ पे भी याद रखो, जब यहाँ पे धन विधेयक की बात आती है तो धन विधेयक के परिप्रेक्ष्य में भी इनको क्या दिया गया है? इनको विशेष शक्तियाँ दिया गया है। किसको? यहाँ पे देख इनको लोकसभा को, इस मामले में भी आप देख सकते हो। जानते हो अगर जो भी धन विधेयक होता है ना, अगर वो चीज़ सबसे पहले कहाँ होता है पारित, तो लोकसभा में ही होता है, वो राज्यसभा में पारित नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर इनको कुछ खास शक्तियाँ दी गई हैं तो इनको भी दूसरे क्षेत्र में विशेष शक्तियाँ दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास बहुत अधिक शक्तियाँ हैं तो इनके पास नहीं है, नहीं, बिल्कुल दी गई हैं, दोनों को दी गई हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप यही है, राज्यों के संबंध में इनको विशेष शक्तियाँ दी गई, किसको? राज्यसभा को दी गई हैं। और लेकिन अधिकतर जो मसले होते हैं उन पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा का ही होता है। बिल्कुल, मैं आपसे कब से वही कह रही हूँ कि वो बाकी जो अन्य मसले होती हैं उन पर सबसे ज़्यादा अधिकार लोकसभा का ही होता है। और याद रखना, जो धन विधेयक होता है वो सबसे पहले लोकसभा में ही पारित किया जाता है, ना कि राज्यसभा में, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पॉइंट्स समझ में आए होंगे। यहाँ पे मैंने आपको ये जो समझाया है, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ आपको 5 या 6 पॉइंट्स बताया है लोकसभा राज्यसभा के बारे में, लेकिन जब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी तो अभी बहुत सी डिटेल हो जाएंगी, ठीक है। तब मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट्स उठाऊँगी और एक पॉइंट्स करके पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे अभी तो आपका एनसीईआरटी चल रहा है, तो इसलिए मैं सीमित यहाँ पे बता पा रही हूँ, ठीक है, सीमित शब्दों में। लेकिन जब मैं आगे आपको हाई लेवल की बुक पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको हाई लेवल का ज्ञान भी मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लिए, मैं फिर से रिवीजन कर दूँ कि मैंने क्या क्या लिखा है, अगर आपको ना समझ में आता हो तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है कि रहा संसद। जैसा कि पॉइंट्स क्या चल रहा था कि जितने भी बड़े देश हैं, जैसे कनाडा, रूस, अमेरिका, ठीक है, जितने भी देश हैं, जैसे भारत भी हो गया, जितने भी देश हैं उनके यहाँ देखो कि संसद की शक्तियाँ मौजूद हैं। तो वही संसद की शक्तियों को उन्होंने क्या किया है, 2 भागों में बांट दिया है। जैसा कि भारत, एग्जाम्पल ले लो भारत, तो भारत क्या है, भारत एक देश है और भारत में संसद वाली व्यवस्था मौजूद है। और संसद को भारत ने क्या किया है, 2 सदनों में बांटा है, लोकसभा और राज्यसभा। अब बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा को चेंबर या सदन भी कहा जाता है, इसे निम्न सदन भी कह सकते हो आप। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बात करें, देखो निम्न सदन और उच्च सदन की बात यहाँ पे हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ जो पॉइंट्स मैंने लिखा है, पहला फर्स्ट पॉइंट कि इसे चेंबर या सदन भी कहा जाता है। दूसरा, यहाँ पे ये देख सकते हो कि जो चुनाव होता है लोकसभा को प्रत्यक्ष होता है। तीसरा पॉइंट्स ये है कि इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। फिर यहाँ पे 4 पॉइंट्स क्या है कि इसे हाउस ऑफ द पीपुल भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो देख सकते हो वो 5वां पॉइंट्स ये है कि ये अस्थायी होता है, मतलब ये कभी भी विघटित हो सकता है। अब वही बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा को भी चेंबर या सदन कहा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो पॉइंट्स नंबर 2 है वो क्या है कि जो राज्यसभा का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। फिर तीसरा पॉइंट ये देख सकते हो कि जो इसका कार्यकाल होता है राज्यसभा का वो 6 वर्ष का होता है। फिर यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 देख सकते हो कि इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 ये है कि क्या होता है, ये अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं अस्थायी होता है, मतलब ये कभी भी विघटित नहीं होता। अगर मान लो इसके अगर 1/2 सदस्य रिटायर होते हैं तो उतना ही इनका पद भी फिर से भर दिया जाता है, क्योंकि अगर 2 सदस्य जा रहे हैं तो 2 सदस्य फिर से आएंगे, ठीक है, इसमें ऐसी व्यवस्था होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो। फिर इसे देखो, फिर मैंने एक पॉइंट्स आपको ये बताया कि राज्यसभा के मतलब राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष शक्ति दी गई है। और वहीं बात करें लोकसभा को, तो लोकसभा में भी जैसे कि धन विधेयक हो गया, तो इन सब मामलों में भी अन्य संबंधों में अन्य मसले पर लोकसभा को भी विशेष शक्तियाँ दी गई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों बराबर है, लेकिन सबका अपना अपना शक्तियाँ हैं, अपनी अपनी क्या है, अपना अपना कार्य क्षेत्र है, तो अपने अपने कार्य क्षेत्र पे काम करती है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ पॉइंट समझ में आया होगा। और वहीं बात करते हैं राष्ट्रपति महोदय जी की, तो राष्ट्रपति महोदय जी जो होते हैं ये भी संसद के अंग होते हैं, लेकिन ये संसद के सदस्य
क्या ये संसद के सदस्य तो होते हैं, परंतु संसद के दोनों सदनों के सदस्य नहीं होते, ना तो लोकसभा के ना तो राज्यसभा के। यही कारण है कि जब यहाँ पे कानून पारित कर दिए जाते हैं दोनों सदनों में, तो आखिर रुकता कहाँ है कानून? महोदय जी के पास। जब भी अपना सहमति व्यक्त करते हैं तभी वो कानून लागू हो पाता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, और यदि नहीं भी समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना, हम उसे नेक्स्ट फिर से बता देंगे। ओके दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।